का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस एकेडमी में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन। और प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, दरअसल हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ये देखने वाले हैं कि हमें आने वाले दिनों में जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, उसमें हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, किन-किन टॉपिक्स पर हमें चर्चा करनी है। तो आज हम लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, अर्थात हम लोग एक प्रारूप तैयार करेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग कुल मिला के 7 टॉपिक्स लेंगे, 7 टॉपिक्स अर्थात 7 लेसन लेंगे और इन 7 लेसन्स की सहायता से पूरे के पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग कवर कर लेंगे। और ये 7 लेसन्स जो हैं, इन 7 लेसन्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होंगे, इस तरह से हम लोग करते हुए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों का ये लेसन होगा प्राचीन भारत के इतिहास में, वो है प्रागैतिहासिक काल। आप लोग देख रहे हैं पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसी वीडियो में आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अब हम लोग अगला टॉपिक जो लेंगे वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। जब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग तय करेंगे, वहाँ पे हम लोग लिखित रूप से देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या करना है, मौखिक रूप से हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, अब बताने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों को क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के नगर देखेंगे, जो 6-7 नगर है प्रमुख उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अन्य नगर देखेंगे जो जिन 7 जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं 7 जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अन्य नगरों के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ का धर्म किस प्रकार से था, अर्थात वहाँ के धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद आर्थिक जीवन उनका कैसा था, आर्थिक जीवन के बाद शिल्प एवं व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। तौल और माप के साधन क्या थे वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था, अर्थात जो आर्थिक जीवन है, अर्थव्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसी के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था। उसके बाद वहाँ की खेती बाड़ी कैसा था, आर्थिक जीवन में ही हम लोग देख लेंगे। लिपि और लेखन कला भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो लोग निवासी कहाँ के थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दरअसल निवासी कहाँ के थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार के लोग थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पे भी चर्चा हम लोग करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या क्या है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हम लोगों का, आप देख रहे हैं आपके सामने है वैदिक काल। उसके बाद हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे और वैदिक काल में हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक काल में हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें 2 टॉपिक देखेंगे। हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हम लोग मौखिक रूप से चर्चा कर ले रहे हैं कि जैसे वैदिक काल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो ये चीजें हम लोग मौखिक रूप से यहाँ पे देख रहे हैं। जब हम लोग वैदिक काल स्टार्ट करेंगे वहां पे, तो लिखित रूप से पूरा का पूरा प्रारूप तैयार करके लेके आएंगे और आपके सामने रखेंगे कि इस प्रकार से वैदिक काल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। वैदिक काल में हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और उन दोनों के अंतर्गत हम लोग आर्य जाति का मूल निवास पढ़ेंगे। आर्य जाति का मूल निवास सबसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य एशिया का सिद्धांत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, तो उनका सिद्धांत क्या है इसके बारे में। इसके बाद दक्षिणी रूस का सिद्धांत, आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत, आर्य जाति का प्रसार,
ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे कि वैदिक काल जो है वो दरअसल के कितना क्षेत्र में, भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान के क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों तक ये विस्तारित था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद धार्मिक विचारधाराएं और यहाँ का अनुष्ठान देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण देवताओं की भी यहाँ पे चर्चा होगी, क्योंकि परीक्षाओं में इनके देवी देवताओं से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद यहाँ का दर्शन और नैतिक विचार के बारे में भी बात होगा, राजनीतिक जीवन के बारे में बात होगी, आर्थिक जीवन के बारे में बात होगी। उसके बाद सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता बनाम वैदिक सभ्यता, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे लास्ट में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में मुख्य वहाँ के नगरों के बारे में बात होगी। मगध के महाशक्ति बनने के कारण पे भी बात होगी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद ही हमारा मगध महाजनपद का क्या होता है, उद्भव होता है। मतलब कि 16 महाजनपदों का उद्भव होता है, उसी में से फिर आगे चल के मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है। उसके बाद राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में चर्चा होगी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चर्चा नहीं है। 7 दरअसल हम लोग 8 टॉपिक में प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। जो हम लोगों के यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है वो है महाजनपद काल। तो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे, अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के कारण पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के पतन के कारण पढ़ेंगे, वैष्णव मत, वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, शैव मत के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से कुछ अन्य टॉपिक्स जो होंगे उसके बारे में चर्चा होनी है वहां पे। उसके बाद हम लोग भारत में, प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में चर्चा होगी। कौन कौन से आक्रमण, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इन दोनों आक्रमणों का भारत पर प्रभाव क्या है ये भी देखेंगे। भारत पर प्रभाव क्या पड़ा इन दोनों आक्रमणों से, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है, देख लीजिए यहाँ पे, मौर्य काल। अब मौर्य काल हम लोग पढ़ेंगे तो मौर्य काल के अंतर्गत भी कुछ चीजें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य काल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साक्ष्य। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, साक्ष्य और स्रोतों के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद मौर्य राजवंश का आरंभिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मूल्यांकन करेंगे, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में बात करेंगे, अशोक का धम्म होगा, राजा कुणाल के बारे में बात करेंगे, राजा दशरथ के बारे में बात करेंगे, संप्रति के बारे में बात करेंगे, शालिकुक के बारे में बात करेंगे, देववर्मा और सतवंधा और बृहद्रथ के बारे में बात करेंगे। जो कि बृहद्रथ वो प्रारंभिक जो मगध का राजवंश था उसके बारे में नहीं, उसकी वो वाला बृहद्रथ अलग बृहद्रथ है। एक बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा होता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अंतिम राजा की बात करने के बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पे चर्चा करते हुए मौर्य साम्राज्य को समाप्त करेंगे। उसके बाद मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में हम लोग विदर्भ देखेंगे, यवनों का उत्कर्ष देखेंगे, कण्व वंश देखेंगे, भारत में शक और पार्थियन राज्य देखेंगे, भारत में पार्थियन राज्य देखेंगे, आंध्र शातवाहन वंश और उज्जैन का शक वंश देखेंगे। ये उत्तर मौर्य काल के बारे में। उसके बाद कुषाण साम्राज्य के बारे में बात करेंगे इसी में। और कुषाण साम्राज्य में भी हम लोग कनिष्क कनिष्क का मूल्यांकन, हुविष्क, वासुदेव, कुषाण वंश के पतन, कुषाण युग की महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी बीच में हमें पढ़ना है संगम काल के बारे में। नहीं, संगम काल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे लास्ट में। ये दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग अलग से पढ़ लेंगे।
या फिर जैसा देखा जाएगा वैसा हम लोग करेंगे। अगर इन चीज़ों से अगर मिलता होगा, क्योंकि मौर्य काल के बाद पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। तो फिर देखेंगे, अभी तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ना शुरू करेंगे, फिर चर्चा हम लोगों की होगी कि मौर्य काल के साथ ही हम लोग संगम काल को पढ़ के खत्म करेंगे, फिर लास्ट में ये होगा। उसके बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये गुप्त काल में हम लोग गुप्त काल का स्थापना और गुप्त काल का उदय कैसे हुआ, उसके बाद श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करने के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन, समुद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे, फाहियान के बारे में भी बात करेंगे, कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे, पुरुगुप्त तथा कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे, बुद्धगुप्त के बारे में बात करेंगे, अंतिम गुप्त शासक कौन सा था इसके बारे में जो इतिहास में जो क्या है कि मान्य मत है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पे चर्चा होनी है। इतना काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक गुप्त काल तक हमारी चर्चा हो जाती है समाप्त। ये आप देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, बीच में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद विदेशी आक्रमण, ये इधर से इसको यहाँ पे कर दीजिए, और फिर मौर्य काल और गुप्त काल, ये इतनी चर्चा हमें करनी है। उसके बाद अब नीचे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। क्योंकि हम लोग अब वहाँ पे जब हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक काल हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है, ये हम लोगों को देखना है। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या चीज है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे, अभी तो पढ़ेंगे पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है पाषाणिक संस्कृतियां हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी बात किया कि उसके प्रागैतिहासिक काल के परिचय पढ़ेंगे और फिर पाषाणिक संस्कृतियां पढ़ेंगे। तो पाषाणिक संस्कृतियां हमारे सामने आ गई। तो पाषाणिक संस्कृतियों में भी हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें फिर इसका पाषाणिक संस्कृतियों का परिचय, पाषाण क्या होता है, पाषाण काल क्या होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे बात होनी है। उसके बाद पूरा पाषाण काल की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में भी वहाँ की क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसमें क्या क्या चीजें देखना है, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे जब पूरा पाषाण काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल की चर्चा होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के सबसे पहले जो चर्चा होनी है वो पूरा पाषाण काल पे चर्चा होनी है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या कहता है। पूरा पाषाण काल कहता है कि सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ना है। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे वो इनका जो समयावधि है, इनका जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ये यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल का डेट कितना है, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। तो इसका डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। जब हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ना शुरू करेंगे, तो जैसे ये हेडिंग है निम्न पूरा ये इसका, तो उसका निम्न पूरा पाषाण काल का हेडिंग जब हम लोग डालेंगे तो वहीं पे कोष्टक में हम लोग ये चीजें लिख लेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो जो हम पीडीएफ तैयार करेंगे, यहाँ से जो कंटेंट तैयार करेंगे उसमें वो मेंशन करके लेके आएंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल ये पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों की चर्चा हो चुकी है प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो इसका खबर सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप इस वीडियोस को देख के अपने प्राचीन भारत के इतिहास में जो तैयारी है, प्राचीन भारत के इतिहास की जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकें।
और फिर इस वीडियो के वजह से अगर आपके पढ़ाई में या आपके जानकारी में थोड़ा-सा भी इज़ाफ़ा होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं और जानकारीपूर्ण लग रहे हैं, तो वीडियोज़ को लाइक करते चलें और कमेंट भी करते चलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेके निम्न पूरा पाषाण काल को।